हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। स्टूडेंट्स, जैसे पता है कि अभी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और इसका पार्ट 2 का वीडियो हम लोगों ने आप तक पहुंचाया था। आज हम पार्ट 3 के वीडियो को लेकर हाजिर हैं और आशा करते हैं कि पार्ट 2 के वीडियो तक आपका सारा तरह का जितना भी डाउट है और जितना कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 के वीडियो की ओर। और जैसा कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, जिन्होंने इससे पहले के पार्ट को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 से देखना शुरू करें ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है, एक मूर्ति है, स्टैचू है, जिसको एक पत्थर के आधार पे रखा गया है। ठीक, from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। जमीन पर स्थित किसी एक बिंदु से उस मूर्ति के सबसे टॉप का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 60 डिग्री बन रहा है। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और उसी पॉइंट से हम अगर पेडेस्टल का वो जो स्तंभ है नीचे रखा हुआ, पत्थर का टुकड़ा जो रखा हुआ है, उसका जो टॉप है उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो हमें पेडेस्टल का हाइट निकालना है कि जो स्टैंड है पत्थर का बना हुआ उसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए स्टूडेंट, आपको सबसे पहला काम है कि फिगर बनाना। फिगर आप कैसे बनाइएगा, तो आपको पता है कि जब भी कोई पेडेस्टल रखा गया होगा तो समतल जमीन पर रखा गया होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इस तरह का पेडेस्टल रखा गया है, ठीक है, और इसके ऊपर एक मूर्ति रखी गई है। पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति, आप लोग बहुत जगह गोलंबर पे भी देखे होंगे कि एक नीचे स्टैंड है पत्थर का, उस पर मूर्ति रखी जाती है। ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और एक बिंदु से हम लोग देख रहे हैं जमीन पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या कहा कि इस मूर्ति के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, वो था 60 डिग्री। और पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब इसका नाम कुछ दे देते हैं हम, ए, बी, सी और डी। और आपको पता है कि मूर्ति का ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर, यानी ए बी का वैल्यू हो गया 1.6 मीटर। हमें फाइंड करना है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी बी सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि हाइट ऑफ द स्टैचू, जिसको डिनोट किया हम लोग ए बी से, वो कितना दे दिया है, 1.6 मीटर। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई ब्रैकेट में ए बी इज इक्वल टू 1.6 मीटर। इस तरह से हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमें निकाला है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी बीसी का वैल्यू। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी माना पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है, बराबर x मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं ये जो पेडेस्टल BC है इसका ऊंचाई कितना है, x मीटर है। ठीक है, अब हम पूरा लिख सकते हैं, इसलिए AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, यानी 1.6 प्लस x मीटर। ये टोटल कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक 1.6 प्लस x। अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है कि कितना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल BCD है और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ACD है। क्लियर है बात? ठीक है, पहला राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, BCD है, दूसरा कौन है, ACD है। तो सबसे पहले अगर हम छोटा वाले में चलते हैं, ट्रायंगल BCD में लिखेंगे, इन ट्रायंगल BCD, यानी हिंदी वाले लिख सकते हैं त्रिभुज BCD में। ठीक है, तो यहां से
हम चीजें नोट करते हैं। आपको पता है कि ये एंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये दोनों फिगर में कॉमन क्या है स्टूडेंट, तो बेस कॉमन है, इसलिए हमको बेस से ही रिस्पेक्ट में लेके चलना पड़ेगा, बेस से ही रिलेशन लेके चलना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो P बाई बी किसका वैल्यू होता है स्टूडेंट, tan थीटा का वैल्यू होता है, आपको पता है, ठीक है। तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। तो tan थीटा बन कहाँ रहा है स्टूडेंट, डी पर, और परपेंडिकुलर कौन है, लंब कौन है, तो BC है, और बेस कौन है, आधार कौन है, तो DC है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर BC का वैल्यू x था, DC का वैल्यू नहीं पता, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, x बाई DC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो DC का वैल्यू भी कितना आ गया स्टूडेंट, x मीटर। यानी ये x मीटर है तो ये भी कितना आ गया स्टूडेंट, x मीटर आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो चलते हैं इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। हिंदी वाला लिख सकते हैं त्रिभुज ACD में। और इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो यहाँ एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला ये साइड क्या है, परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, यानी AC परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो सबसे परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। तो tan D इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AC और बेस है DC। tan D का वैल्यू 60 डिग्री, AC का वैल्यू आपको पता है कि 1.6 प्लस x, और DC का वैल्यू अभी तक हम लोग फाइंड कर चुके हैं x। tan 60 का वैल्यू √3 होता है स्टूडेंट, 1.6 प्लस x बाई x। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो √3x बराबर 1.6 प्लस x, और प्लस में x है तो इधर आके माइनस में x बराबर 1.6। अगर x कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट तो क्या बच जाता है, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से हम इसको जब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, यानी x इज इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। अगेन याद कीजिए कि हम बताया थे कि बटा में कभी भी रूट नहीं छोड़ा जाता है, यानी हम यहाँ रूट नहीं छोड़ेंगे, यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी हर परिमेयकरण करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1, और रूल आपको पता है कि सिर्फ सिंबल चेंज होता है। तो यहाँ √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, तो x बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई a माइनस बी, और a प्लस बी फॉर्मूला पर तोड़ते हैं तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। याद रखिए ये प्रोसेस हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सीखा था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं स्टूडेंट x इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइड बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 में से 1 घटा 2 और 2 से काट देंगे 0.8। यानी हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर होगी, ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जहाँ क्वेश्चन ये जो है आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज जो पहला क्वेश्चन हमने किया वो क्वेश्चन नंबर 8 था, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको स्टूडेंट। The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 डिग्री। यानी एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक क्या है, टावर। टावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मोबाइल फोन का, सेल फोन का टावर है, ठीक। तो जब टावर के जड़ से हम किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री बन रहा है, जबकि ठीक इसके अपोजिट जब हम बिल्डिंग के नीचे से, जड़ से टावर के हाइट को देख रहे हैं, ऊंचाई को देख रहे हैं, तो उस समय उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री।
कह रहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो हमें फाइंड करना है कि बिल्डिंग का हाइट कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब फिगर बनाते समय याद रखिएगा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है, जिसके सामने का एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है, उसके रिस्पेक्ट का जो परपेंडिकुलर होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि एक ही समतल जमीन पे टावर भी खड़ा है और बिल्डिंग भी खड़ा है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन इसमें ऊंचा है कौन नीचा है? तो छोटा एंगल कब बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल कब बन रहा है? जब हम बिल्डिंग के आधार से, ठीक है सॉरी, जब हम टावर के, ठीक है, टावर के जड़ के पास से बिल्डिंग को देख रहे हैं तो कौन छोटा बन रहा है, यानी जो बिल्डिंग का हाइट है वो छोटा होगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि यह जो है हमारा बिल्डिंग है और यहाँ से देखने पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 30 डिग्री, जबकि बिल्डिंग के जड़ से किसी टावर को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बन रहा है स्टूडेंट कितना, तो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी और डी, लिख सकते हैं स्टूडेंट इतना। ठीक है, और हमें पता है कि टावर की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है, यानी जो एंगल बड़ा बनना था वो टावर था, यानी ये टावर की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। हमें फाइंड करना है कि ये भवन का ऊंचाई कितना होगा। स्टूडेंट हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहला चीज आप ध्यान दिए कितना राइट एंगल ट्रायंगल बनना है स्टूडेंट, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल डीसीबी है और एक एबीसी है। बात समझ में आ रही है? दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में बेस कॉमन है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें तो एक वैल्यू दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल में चल के, ट्रायंगल डीसीबी में चल के हम आराम से इसके बेस को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही काम करते हैं स्टूडेंट, हम चलते हैं इन ट्रायंगल डीसीबी, और ये पता है कि ये एंगल है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार पी बाई बी किसका होता है, तो tan थीटा का होता है। यानी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो tan थीटा किस पे बन रहा है स्टूडेंट, बी पर, तो tan बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है डीसी और बेस है सी बी। तो tan बी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, तो 60 डिग्री, डीसी का वैल्यू है 50 बाई सी बी। तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू आपको पता है कि √3 और 50 बाई सी बी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे स्टूडेंट, तो सी बी का वैल्यू 50 बाई √3 हम लोग लिख लेते हैं। चूंकि हमें सिर्फ सी बी का वैल्यू नहीं, हमें ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हम इसका डिस्क्रिटाइजेशन नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। तो अब स्टूडेंट आते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, इस तरह से लिख के बना सकते हैं। आपको पता है यह परपेंडिकुलर, यह एंगल बनना है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या स्टूडेंट, बेस है, तो पी बाई बी किसका होता है, तो tan थीटा का। अगेन यहाँ चलना है हमको किससे, tan थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए बी बटा में बी सी, और tan थीटा का वैल्यू कितना बनना है, या सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं tan सी डायरेक्ट, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन बी सी का वैल्यू पता है कितना है, 50 बाई √3। tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी √3 ए बी बाई 50। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट, √3 इंटू √3, सिर्फ 3 ए बी इज इक्वल टू 50। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 50 बाई 3, यानी 16 2/3 मीटर। यही जो होगा हमारा बिल्डिंग का हाइट होगा। ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम आते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं कि कहता है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 खंभा है जिसकी ऊंचाई बराबर है, आर स्टैंडिंग अपोजिट इच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक सड़क के दोनों अपोजिट साइड में एक सीध में गड़ा हुआ है। ठीक है, कहता है कि विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड की चौड़ाई जो है वो लगभग 80 मीटर की है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी रोड के किसी एक बिंदु से,
यानी दोनों खंभों के बीच जो रोड पड़ रही है, सड़क है, उसके बीच किसी एक बिंदु से अगर दोनों के हाइट को, टॉप को देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का बनता है। तो खंभे की ऊंचाई निकालना है और सड़क के उस बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। हम मान लेते हैं सड़क तो हमारा इस तरह का समतल होगा, ठीक है, और इसके दोनों विपरीत तरफ समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं। ये समान ऊंचाई के खंभा दो है, ठीक है। कहते हैं किसी एक बिंदु से, रोड के किसी तरफ एक बिंदु से हम लेते हैं तो उन्नयन कोण कितना बनता है, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली 60 एंड 30। अब देखिए कल के क्लास में मैंने बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज्यादा बनेगा यानी वो सामने वाला वस्तु उतना ही ऊंचा होगा। तो अगर एक माउंटेन्स को हम दूर से देखें तो काफी छोटा लगता है, लेकिन उसके नजदीक जाके देखें तो वो काफी ऊंचा लगता है। यानी हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ाना पड़ेगा उस माउंटेन्स को देखने के लिए, ठीक है। तो जस्ट यही केस देखते हैं, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है उसके सामने वाला साइड भी ज्यादा होगा, ठीक है। यानी हम मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है, तो यहाँ से हम काफी नजदीक आके इसको देख रहे हैं तो ज्यादा हमको एंगल ऑफ एलिवेशन करना पड़ रहा है, जबकि दूसरे टावर को हम काफी दूर से देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन सर को कम उठाना पड़ रहा है देखने के लिए, ठीक है। लेकिन फर्क यही है कि इन दोनों के बीच का दूरी तो हमें पता है ये कितना है, 80 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, यह छोटा सा एक चीज आप फाइंड कर सकते हैं कि अगर BC का दूरी को हम x मीटर माने तो CD कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा स्टूडेंट, 80 माइनस एक्स मीटर, क्योंकि ये पूरा 80 था। मान लीजिए ये पूरा 80 था, ये 20 होता तो ये कितना बच जाता, तो 80 में से 20 घटाते तो ये 60 बच जाता। उसी तरह ये पूरा 80 है, उसमें ये x है तो ये कितना बच जाएगा, 80 माइनस एक्स बच जाएगा, 80 माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमें कितना राइट एंगल ट्रायंगल मिला है स्टूडेंट, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABC। चूंकि हमें हाइट निकालना है और बेस दिया हुआ है x, तो P/B किसका होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, आपको पता है tan थीटा का होता है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो tan थीटा बन किस पे रहा है स्टूडेंट, C पॉइंट पर बन रहा है। परपेंडिकुलर कौन है, लंब कौन है, तो AB है, और बेस कौन है, तो BC है। तो tan कितना हो गया, एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू AB, अब बटा में BC का वैल्यू था x, tan 60 का वैल्यू √3, तो AB बाई x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो AB बराबर √3x मीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं ट्रायंगल EDC में। इन ट्रायंगल EDC, हिंदी वाले लोग आराम से इसको लिख सकते हैं त्रिभुज EDC में, पहले भी बताया गया है किस तरह से लिखना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा किस पे बना है स्टूडेंट, C पर। परपेंडिकुलर कौन है, तो ED है, और बेस कौन है, तो CD है। यानी tan 30 डिग्री बराबर ED का वैल्यू नहीं पता था, लेकिन CD का वैल्यू पता था, कितना था, 80 माइनस एक्स। तो tan 30 का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1/√3 इज इक्वल टू ED बाई 80 माइनस एक्स। तो ED इज इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो 80 माइनस एक्स बाई √3 इतना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, AB का वैल्यू कितना आ गया है हमारे पास, तो AB का वैल्यू √3x, ED का वैल्यू 80 माइनस एक्स बाई √3। चूंकि ये दोनों का हाइट तो आपस में बराबर था, दोनों जो पोल्स था उसका हाइट क्या था, आपस में बराबर था। क्वेश्चन में लिखा था कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं therefore AB इज इक्वल टू ED, तो AB का वैल्यू √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो √3 इंटू √3 सिर्फ 3x, माइनस में x से इधर आके प्लस में x इज इक्वल टू 80, यानी 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80/4, यानी कितना हो गया स्टूडेंट, 20, ठीक है। यानी
BC का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 20 मीटर, और CD का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 80 माइनस x है, तो 80 में से x का वैल्यू 20 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 60 मीटर। अब हमें उस पॉइंट से दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना था सिर्फ इसका हाइट, तो बहुत इजी स्टूडेंट है निकालना। हाइट या तो AB से चले या तो AD से चले, हम AB से चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए AB या यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल्स यानी खंभों की ऊंचाई AB इज इक्वल टू √3x, तो √3 इंटू x का वैल्यू कितना था 20, यानी 20 √3 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको उतारिए। देखिए स्टूडेंट, आशा करते हैं जितने क्वेश्चन आज बताए गए होंगे आपको, आप सभी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी चीज़ अभी तक आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको रेगुलर रिवीजन कीजिए ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आती रहे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो से संबंधित जानकारी को, अपने नॉलेज को बढ़ा सके। और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पीछे के पार्ट को मिस किया है, उन्होंने पूरा वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके पार्ट 1 से वीडियो को सीरियली ढंग से देखते हुए आएँ, हर चीज़ बारीक से बारीक चीज़ को नोट्स करें, ठीक है, ताकि जब भी आपको कन्फ्यूजन हो आप उससे तुरंत निजात पा सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट, जितना भी क्वेश्चन बताया गया आप इसका अच्छी तरह से रिवीजन करें। अब अगले पार्ट में हम आएंगे, अगले वीडियो लेकर आएंगे, तो उससे जो NCERT बुक का जो क्वेश्चन है उससे और जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन रिमेनिंग वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।